नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय जनता को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने मेरा स्वागत किया। मैं आपको देखकर अभिभूत हूं, आपका जो स्नेह है। और मैं भी अपनी तरफ से अपने सभी बड़े बुजुर्गों को, सबको, माताओं बहनों को, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अपनी तरफ से आप सबका मैं नमन करता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में एकदम से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं जयपुर में हूँ। जैसे हमारी बेटियां, आप लोगों का यहाँ पर बोलना और उत्तराखंड की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऐसा लग रहा है मैं उत्तराखंड में ही हूँ। और मैं बधाई देता हूँ डॉक्टर भूपेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर कुमाऊं भवन बना दिया। ये पर्वतीय समाज के लिए यहाँ पर एक अच्छा स्थान बना दिया। और ये स्थान निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सब के लिए किसी न किसी समाज के काम करने के लिए, लोगों की सहायता के लिए ये स्थान काम आएगा। इसलिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और मैं बताऊं, सच बताऊं तो मैं जिस शहर में भी जाता हूं, अभी पिछले दिनों में उत्तराखंड में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, उसके निमित्त मैं इंग्लैंड के दौरे पर गया था। और इंग्लैंड में भी हमारी सभी समाज की, हमारी बहनों ने, माताओं ने, हमारी बच्चियों ने, बेटियों ने बड़ी संख्या में इसी प्रकार से हमारे कुमाऊं का, गढ़वाल का, जौनसार का जो हमारा कल्चर है, वो इंग्लैंड में भी, लंदन में भी इस प्रकार से प्रस्तुत किया कि मुझे वहां भी लग रहा था कि मैं यूके से यूके में आ गया। मतलब वो यूके था और उत्तराखंड भी इसका यूके है और वो भी यूके है। मैं दुबई में गया तो दुबई में भी वहां पर पूरे हमारे उत्तराखंड के समाज के लोगों के द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पारंपरिक जो हमारी वेशभूषा है, उससे हमारा जो कल्चर है वो पूरी दुनिया के अंदर जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है और मेरा मन भी करता है कि अभी नेहा कह रही थी कि ये बुला रहे थे, ये आप बुला जरूर रहे होंगे, लेकिन मेरा भी मन था। मैं जयपुर आया था एक दो बार पहले भी, लेकिन किसी कार्यक्रम में नहीं आ पाया। एक बार कार्यक्रम मेरा लगा था होली मिलन का, लेकिन उस समय में जोशीमठ की घटना हो गई थी, इस कारण से मैं आप सबके बीच में उस समय नहीं आ पाया। मेरा भी बहुत मन था कि मैं आप लोगों के बीच में आऊं। और आप सब जानते हैं, ये भगवान की जब इच्छा होती है और हर पल और हर क्षण ये भगवान ने तय किया हुआ है कि कब मिलना है, कब भेंट होनी है, कितने समय के लिए होनी है। तो मुझे लगता है कि वो दिन आज का तय था, आप सब लोगों से मिलना, और आज हुआ। वैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं जहां भी जाऊं अपने उत्तराखंड के लोगों से जरूर मिलूं। मैं उनको कोशिश करता हूं कि किसी न किसी माध्यम से उनके पास सूचना पहुंच जाए। वैसे पार्टी के कार्यक्रमों में, अन्य सरकारी कार्यक्रमों में मैं किसी कोने में भी गया हूं तो मेरा ये अवश्य प्रयास रहता है कि चाहे 10 मिनट के लिए मिलूं, 15 मिनट के लिए मिलूं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों से जरूर मिलूं। अभी अहमदाबाद गया मैं, अभी चेन्नई गया, मुंबई में तो बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी उन्होंने आयोजित किया। लखनऊ में अक्सर बड़ा पर्वतीय समाज है, बड़ा उत्तराखंड का समाज है, वो लोग कार्यक्रम करते हैं। मुंबई में बहुत बड़ा समाज है और यहाँ भी अभी पंजी बता रहे थे कि बहुत बड़ी संख्या यहाँ भी है। तो ये थे राजस्थान से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनता को संबोधित करते हैं। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को निकालने के लिए जद्दोजहद जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में नई और शक्तिशाली ऑगर मशीन से मलबे को करीब 25 मीटर तक भेद दिया गया है, जिससे पिछले 5 दिनों से अधिक समय में उसके अंदर फंसे 40 श्रमिकों को जल्द बाहर आने की उम्मीद अब बढ़ गई है। सुरंग में जमा मलबे में रात भर चली ड्रिलिंग के बाद 25 मीटर की दूरी तक उसे भेदा जा चुका है।
उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुआ टनल हादसा भले ही सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हो, लेकिन इसी बीच इस हादसे के कारण एक दैवीय आपदा भी सामने आ रही है, जिसे हम नहीं बल्कि स्थानीय लोग मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 2 बार टनल के भीतर मलबा आ चुका है, लेकिन तब कोई मजदूर अंदर नहीं फंसा था। बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे दैव शक्ति ही रुष्ट हो रही है। ये बाबा बाहुना की धरती है और मेरे को 4 सालों से यहाँ पे आवास होता जा रहा है। सपने में आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं अब लोगों को मैं नहीं जानता हूँ कि इनके सपने में क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भैंस और देवता जो है ये जिसके पीछे होते आगे होते हैं वो उसी को जो संतुष्ट मानते हैं। क्योंकि मेरे को 3-4 बार यहाँ पे जो देवता दिखाई दिया है, सब लोगों ने मेरी निंदा की है कि पंडित जी आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है, आज क्या सपने में दिखाई दे रहा है। भाई मैं कितने बार बोलूँ, होता मैं हनुमान जैसे तो मैं छाती फाड़ के बता देता हूँ इनको कि लो भाई ये है ठीक। और जो पुजारी आज आ रहा है उसको क्या है, वो मैंने तो पहले बता दिया था उनको कि हाँ, तो पर यह है कि किसी न किसी तरह इन लोगों से बाहर निकाला जाए, चाहे दूसरे जगह से टनल को तोड़ो, इनको बाहर निकाला जाए। 3 साल पहले मैंने यहाँ पे सिरबलपुर का बासुकी नाग का जो है सबसे ऊपर जो है यहाँ जहाँ रोड कट रही है, अब इस रोड पे जो है मैंने ऊपर वो रखा था सिरबलपुर का कि यहाँ पे मंदिर बनेगा देवता का। तो किसी ने जो है उस चीज़ पे कोई ये नहीं की, कंपनी वालों ने उसमें कोई भी गौर नहीं किया, वरना किसी ने जो है मुझे झांका वहाँ पे। देवता ने ये शब्द बताया कि मैं तुम्हें जो है टनल बनाना सिखा दूंगा, वो ये शब्द है उस टाइम के, और मुझे कोई ध्यान नहीं है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन का फीडबैक को लेकर एसीएस तथा राधा रतूड़ी ने आपदा कंट्रोल रूम से अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। एसीएस राधा रतूड़ी ने बताया है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 40 मजदूरों के पास पहुंचने की कोशिशें जारी हैं। 900 मिलीमीटर की पाइप को 25 मीटर तक पहुंचाया गया है। इस 60 मीटर की दूरी अभी तय करनी बाकी है। उम्मीद है कि कल तक अच्छा समाचार आ सकता है। अभी जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जिस तरह से ये अभी चल रहा है वहाँ पे, तो बहुत व्यवस्थित, बहुत प्लान्ड वे में, ताकि जल्दबाजी इसमें ना हो कोई, क्योंकि जैसे आप लोगों को मालूम है कि वहाँ पे मलबा भी गिरने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मशीन को, जो ऑगर मशीन है, उससे पूरी प्रॉपरली, पूरे एक सिस्टमेटिकली उसको पुश किया जा रहा है, ताकि टाइमली उनको निकाला भी जा सके और साथ साथ में ऑक्सीजन, मेडिसिन, खाने की वो भी उसका भी बैकअप उनको दिया जा रहा है। जहां तक अभी जो ग्राउंड लेवल से, जो क्योंकि हम बहुत माइक्रो लेवल पे बिल्कुल मिनट टू मिनट वहां पे हम लोग उसको मॉनिटर कर रहे हैं ये एसईओसी की तरफ से, तो अभी वहां पे जो 5th पाइप है जो वो उसको पुश किया जा रहा है, तो 22 मीटर तक का तो पुश अभी तक हो चुका था और अभी उसकी कार्रवाई चल रही है। और देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, तो वहां पे तरह तरह की उसमें प्रॉब्लम एरियाज भी आएंगे। वहां पे जो टेक्नीशियंस हैं उसको वहां पे वो सॉर्ट आउट भी करेंगे। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जिस टनल में मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उस टनल में मजदूर कहां फंसे हुए हैं और अब तक कितना मलबा हटाया जा चुका है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 40 मजदूर बीचों बीच आपको फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है, जिसमें अभी तक 20 मीटर मलबा हटा लिया गया है। 60 मीटर के करीब मलबा भी हटाना यहां पर बाकी है, जिसके लिए लगातार पिछले 6 दिनों से काम किया जा रहा है। और ठीक बीचों बीच आप देख पा रहे हैं, जहां पर आपको तस्वीरों में मजदूर फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। टनल के बीचों बीच यहां पर मजदूर फंसे हैं, जहां मलबा आने की वजह से सुरंग धंस गई है और निकलना मुश्किल हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि ऑगर मशीन नई मंगाई गई है, अमेरिका की मशीनें भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया भर के विशेषज्ञ इस टनल से मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रणनीति पर, प्लानिंग पर काम कर रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि इस पूरी टनल में कहां पर दिक्कत है और कितनी दूर तक पहुंचकर अब सफलता मिल चुकी है। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान जारी है। इस रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर भी की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल घटनास्थल पर नहीं पहुंचे।
जनपद के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो उनका जवाब था कि इस समय सरकार की प्राथमिकता टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल बाहर निकालने की है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो घटनास्थल पर जाएंगे। अगली खबर देहरादून से है। दुनिया भर में प्रदूषण को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती है। दिन पर दिन प्रदूषण से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सभी देश प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। भारत में भी प्रदूषण का स्तर नियंत्रण रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए हैं। यही नहीं, भारत सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकार भी नई नई योजनाओं पर काम कर रही है। उत्तराखंड में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए नई स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 2003 की धारा 4 और धारा 9 में संशोधन किया गया है। प्रदेश में नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत जो लोग अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करके वाहन खरीदना चाहते हैं उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी। ये छूट पुराने वाहन स्क्रैप करके नए वाहनों को खरीदने पर पंजीकरण में 15 से 25% तक रखी गई है, जबकि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए बकाया टैक्स भुगतान में 100% तक की छूट दी गई है। देखिए, हमारे परिवहन विभाग ने जैसा कैबिनेट ने डिसीजन लिया था कि उत्तराखंड के अंदर एक नई स्क्रैप पॉलिसी डिफाइन करी गई है, जो कि 7 नवंबर 2023 से लागू करी गई है। इसके अंतर्गत ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, कॉमर्शियल हो, वो लोग अपनी गाड़ियों को RSVF के माध्यम से कबाड़ में बेच सकते हैं। उनको ना सिर्फ RVSF से उनको पैसे इस चीज़ के मिलेंगे, साथ में सरकार की तरफ से उन्हें कुछ छूटें प्रदान करी जा रही हैं। जैसे कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी को अगर स्क्रैप कराता, रजिस्टर्ड व्हीकल जो स्क्रैप फैसिलिटी है वहाँ से, तो उनको 25% टैक्स में छूट, वन टाइम टैक्स में छूट, जो कि अधिकतम 50,000 रुपये तक हो सकती है। अगली खबर चमोली से है, जहां बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद होने में महज कुछ ही समय का समय बाकी है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि यहां कुंभ का मेला लगा हुआ। आज सुबह से ही बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट कल दोपहर 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में 18 नवंबर को देहरादून के सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। जिला सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि इस बार रोजगार मेले में 7 सेक्टर के 40 कंपनियां प्रतिभाग करेंगी, जिसमें 1371 पदों के लिए अभ्यर्थियों से संपर्क किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो भी अभ्यर्थी रोजगार मेले में प्रतिभा दिखाना चाहते हैं वो रोजगार प्रयास पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा कि हमारे निदेशक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 18 नवंबर 2023 को रीजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिस देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर्स की लगभग 40 कंपनियों का कंफर्मेशन हमारे पास प्राप्त हो चुका है और लगभग 1371 पदों के लिए जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कॉल की गई है। उनके पद हमारे पास अवेलेबल हैं और मिनिमम जो सैलरी पैकेज है वो 8,000 से लेके 35,000 तक का सैलरी पैकेज पर मंथ कंपनी ऑफर कर रही है। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन है और जो भी कोई अभ्यर्थी हैं वो हमारे रोजगार प्रयाग portal.uk.gov पर जाके जो रोजगार मेले का वहाँ पे लिंक दिया हुआ है उसमें उस पूरी प्रेस विज्ञप्ति को देख भी सकते हैं और अपनी अर्हता को भी चेक कर सकते हैं। मंगलौर के गदरजुड़ा गांव के रहने वाले गुरबत सिंह के 2 बेटे आर्मी में थे, जिसमें उनका बड़ा बेटा प्रदीप कुमार ड्यूटी के चलते सिक्किम में 7 अक्टूबर को आई बाढ़ में बह गया, जिसका आर्मी जवानों के द्वारा लगातार तलाश किया जा रहा है। अब उनके शव के कुछ अवशेष मिलने के बाद उन्हें उनके गांव गदरजुड़ा लाया गया है, जहां आज राष्ट्रीय सम्मान के साथ
उनकी चिता को अग्नि दी गई। इस मौके पर आर्मी के जवानों ने उन्हें सलामी दी। आपको बता दें कि प्रदीप कुमार 2012 में आर्मी में भर्ती हुए थे। उनका छोटा भाई भी आर्मी में ही नौकरी करता था। 7 अक्टूबर 2023 को सिक्किम में आई बाढ़ में कई आर्मी के जवान पानी में बहकर लापता हो गए थे, जिनकी लगातार तलाश जारी थी। वहीं अब उनके शव के अवशेष मिलने के बाद उनका डीएनए टेस्ट कर मृतकों की पहचान की जाएगी। उनकी मौत नहीं हुई, वो शहीद हुए, अमर हुए, और हमारा सितारा सितारों में जाकर मिल गया। परिवार टूट गया, बिखर गया। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें संभालने की जिम्मेदारी उसके परिवार की है, उसके बड़ों की है। प्रदीप कुमार जी जो शहीद हुए हैं, आज हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी, और ये पूरे क्षेत्र के लिए, मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए शोक की लहर ये है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। पूर्वांचल और बिहार में मनाए जाने वाले छठ पूजा के पर्व की धूम अब हरिद्वार में भी देखने को मिल रही है। बता दें कि दीपावली के बाद गंगा घाटों पर छठ पूजा की धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं छठ पूजा को लेकर हरिद्वार की गंगा घाटों को सजाया भी गया है। अगली खबर डोईवाला से है, जहां माजरी ग्रांट क्षेत्र में किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बैठक की है और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाई है। साथ ही गन्ना मूल्य शीघ्र घोषित करने की मांग की है। बता दें कि देश भर में ट्रेड यूनियनों को होने वाले आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई है। तभी गन्ना किसान प्रीतम सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को उनकी फसलों का सही मूल्य नहीं दे पा रही, और कहा है कि किसानों को उसका फसल का लागत भी नहीं मिल पा रहा है। किसान फसल उगाता है, उसे बीमारियों से, कीड़ों से बचाता है, पर उसका सही मूल्य उसे नहीं मिल पाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों ने सरकार से कम गन्ना मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता गौरव सिंह ने भी किसानों की मांग पर शासन प्रशासन से अतिशीघ्र निर्णय लेने की मांग करते हुए कहा है कि किसानों की मेहनत का फल तो उन्हें अच्छे दाम देकर सरकार को चुकाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा एक किसानों की बैठक यहाँ पे बुलाई गई है, जो क्योंकि गन्ना जो मूल्य अब तक सरकार ने घोषित नहीं किया और बढ़ाया नहीं है, किसानों में आक्रोश है। किसान कई सालों से मांग कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कई सालों की, लगभग 4-5 साल से गन्ना मूल्य अभी बढ़ाया नहीं गया वर्तमान सरकार द्वारा। हमारे को जो किसान लोग हैं, इसके फसल के बारे में कोई भी मतलब ना तो ध्यान है, ना ये फसल का ऋण देना चाहते हैं, और जो है कि मतलब ये किसान जो है बिल्कुल एक सरकार का हिती बंदा है, पर इसको सरकार नहीं चाहती। कितना होना चाहिए गन्ने का मूल्य? गन्ने का मूल्य 500, तो कम से कम 500, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा तो उनकी अपनी इच्छा है, पर हमारी जो डिमांड है ना, 500 से कम नहीं होना चाहिए। खर्चा, लागत बहुत आती है, खर्चा बहुत है। महानगर कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विरोध प्रदर्शन किया है। आक्रोशित कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि अगर राज्य सरकार से प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक ठाक नहीं होगी तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना कांग्रेस का विशेष प्रदर्शन सरकार के खिलाफ यूं ही चलता रहेगा। आपको बता दें कि देहरादून में एक हफ्ते पहले बदमाशों ने करोड़ों रुपए की डकैती को अंजाम दिया था, जिसका खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लगातार राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी देखिए, प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरासी गई है और बहुत बिगड़ चुकी है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल हाल में जो राजपूत रोड पर डकैती हुई है दिन दिहाड़े, और उसी दिन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी देहरादून में थी, और इतनी बड़ी डकैती को जो अंजाम दिया गया है और आज तक उसमें पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। इन सभी चीज़ों को लेके साथ साथ
जो दिन ब दिन डकैतियाँ, महिलाओं पे शोषण बढ़ते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था सुस्त है। इन चीज़ों को लेकर आज हमने पुतला फूंका है भाजपा सरकार को। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने भी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। दूसरे चरण की जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का चमोली से आगाज हो चुका है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष करण महारा करने वाले हैं। इस दौरान सभी जिला, बूथ और मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं से वार्ता करके कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सभी जिलों में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वो कांग्रेस को 2024 के चुनाव में प्रचंड जीत दिला सकें। जिला कांग्रेस कमेटी के दूसरे चरण के सम्मेलन प्रारंभ आज से हुए हैं और आज चमोली में माननीय अध्यक्ष जी हैं, कल रुद्रप्रयाग रहेंगे और परसों 18 तारीख को पौड़ी में सम्मेलन होगा। उसके बाद टेहरी संसदीय क्षेत्र में सम्मेलन होंगे 21 और 22 तारीख को। इसमें हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को, बूथ कमेटी के अध्यक्षों को और BLAs को विशेष रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हर बूथ से 3-3 व्यक्तियों को हम वहाँ पे ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। हरिद्वार में हत्या कर जंगल में फेंकी युवती की लाश के मामले में 5 दिनों के बाद श्यामपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया है। पूरे घटनाक्रम का SSP ने प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा किया। आपको बता दें कि बीते 11 नवंबर को चंडी देवी पैदल मार्ग से सटे जंगल में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। पुलिस को घटनास्थल से एक सूत, खून से सना हुआ चाकू व एक पेन के अलावा कोई अन्य साक्ष्य नहीं मिले। वहीं पुलिस ने कई टीमें गठित कर घटना की जांच पड़ताल की शुरुआत की। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने करीब 800 CCTV फुटेज खंगाले, जिसके आधार पर एक युवक को चिन्हित कर घटना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि आरोपी युवती का पति ही और गुनहगार निकला। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि आपसी मनमुटाव के कारण उसने पत्नी को जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा इसे संज्ञान में तुरंत लिया गया और SO श्यामपुर के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था, क्योंकि कोई भी इस बॉडी को क्लेम नहीं कर रहा था और एक चैलेंज के तौर पर इसको लेते हुए हमारी जो सिटी की टीम है, इसमें SP सिटी, CO सिटी और हमारे SP क्राइम जो है इसमें लगातार मॉनिटर कर रहे थे और SO श्यामपुर का इसमें बहुत ही बड़ा योगदान है। इस पूरा एक ब्लाइंड मर्डर को बैक ट्रैक करते हुए उन लोगों के द्वारा सिटकुल क्षेत्र में जब आया, वहाँ से जब और पता करा तो ये पता लगा कि जो अभियुक्त है अजय, ये कुछ समय पूर्व यहाँ रह रहा था और ये युवती को एक वाइफ के तौर पे यहाँ पर अपने साथ रखा हुआ था। उसके बाद कुछ अनबन होने के कारण ये इसको चंडी देवी मंदिर मार्ग पे ले जाके इसने इसकी हत्या करी और उसके बाद ये बदायूं भाग गया था। बहादुराबाद में भाजपा के सांसद प्रवास कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की है। केंद्र व प्रदेश सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। आपको पता ही नहीं चलता आप दिल्ली का देहरादून, आपको पता ही नहीं चलता, आप फोन पर बात करते करते आप देहरादून पहुंच जाते हैं। यहाँ से कुमाऊं हो, यहाँ से रुड़की हो, यहाँ से बिजनौर हो, यहाँ से लक्सर हो, तो यदि आप देखेंगे तो सड़कों का जाल बिछ गया है और विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैं हरिद्वार के लोगों को बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ कि हरिद्वार इस जनपद जो पहले उत्तर प्रदेश में होता था, पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से में नहीं था, लेकिन जब राज्य अलग हुआ तो उस समय बहुत कोशिश करने के बाद हमने, जिसमें मैं पर्वतीय विकास मंत्री था उत्तर प्रदेश में, और हरिद्वार को हमने बहुत कोशिशों के बाद, जबकि वो बिल में हरिद्वार का नाम नहीं था, दोबारा उत्तर प्रदेश से भेजा दिल्ली, दिल्ली ने फिर उत्तर प्रदेश को भेजा और हमने हरिद्वार को जोड़ करके आज उत्तर प्रदेश पुनर्गठन एक्ट 2000 में हरिद्वार को जोड़ करके आज हरिद्वार उत्तराखंड का नंबर 1 जिला बना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।